हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेरोजगारी के विषय में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हुआ बेरोजगारी। आज हम इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि आखिर बेरोजगारी होती क्या है और बेरोजगारी के टाइप्स क्या होती हैं, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो इसके विषय में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, तो इसके विषय में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में जो दोस्तों गरीबी है उसको पढ़ा करके ख़त्म कर दिया है। तो तो आप दोस्तों सबसे पहले हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप गरीबी के वीडियो दोस्तों देख लीजिए। हमने वहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी का क्या महत्व है, इसके विषय में पूरी कंप्लीट दोस्तों गरीबी को पढ़ा करके ख़त्म कर दिया है। तो आप वहाँ से जा करके और पूरी दोस्तों पॉवर्टी को देख सकती हैं। आज के वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे गरीबी के विषय में। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि बेरोजगारी की, तो आखिर बेरोजगारी होती क्या है। तो दोस्तों, अगर हम दोस्तों बात करें बेरोजगारी की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक चुनौती है। दोस्तों, आप भी जानती आज के आधुनिक भारत में जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ी समस्या है। आज दोस्तों देश के सामने जो भी बेरोजगारी है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। देश के सामने, सरकार के सामने और समाज के सामने। तो अगर हम दोस्तों बेरोजगारी की बात करें, तो आज दोस्तों बोलते हैं कि भारत के इतिहास में 70 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी दोस्तों देश में दिख रही है। तो तो दोस्तों उसी हम बेरोजगारी की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें कि बेरोज़गारी होती क्या है? वो कौन से लोग होते हैं जो बेरोज़गार होते हैं? तो ये दोस्तों यही सवाल है कि बेरोज़गार कौन होता है? तो अगर हम इस सवाल के जवाब को ढूँढने की कोशिश करें, तो दोस्तों इसके विषय में एनएसएसओ जो मंत्रालय है दोस्तों भारत सरकार का, जो एनएसएसओ संस्था है, तो वो बेरोज़गारी के विषय में आंकड़ों को दोस्तों एकत्रित करती है। तो एनएसएसओ बोलता है कि बेरोज़गारी क्या है, इसका पूरा डिफ़ाइन करता है एनएसएसओ। उसके हिसाब से एनएसएसओ दोस्तों बताता है कि कोई व्यक्ति मान लो कार्य करने के योग्य है, कोई भी व्यक्ति है वो अगर वो कार्य करने के योग्य है और काम उसको नहीं मिल पा रहा है और वो काम को ढूँढ भी रहा है। तो कोई व्यक्ति मान लो कार्य करने के योग्य है और काम उसको नहीं मिल पा रहा है और वो काम करने का इच्छुक है। तो अगर उस व्यक्ति में ये तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तब हम उसको कहेंगे बेरोज़गार कि यह व्यक्ति बेरोज़गार है। मतलब कि काम को ढूँढ तो रहा है, ये काम को दोस्तों कर भी रहा है, लेकिन इसको काम नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि ये काम को ढूँढ भी रहा है, काम करने का इच्छुक भी है, लेकिन इसको किसी कारणवश काम नहीं मिल पा रहा है। तो इसको दोस्तों मानते हैं कि बेरोज़गार, वह बेरोज़गार है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, हाँ, इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि रोज़गार क्या होता है? रोज़गार अपन किसे बोलते हैं, इसके विषय में बात करते हैं। तो जब हम दोस्तों प्रश्न करते हैं कि रोज़गार में कौन है? वह कौन-सा व्यक्ति है जो रोज़गार में है? तो दोस्तों उसकी बात करते हैं तो वह काम करने के योग्य भी है, काम करने का इच्छुक भी है और काम कर भी रहा है। कोई व्यक्ति मान लो काम करने के योग्य है, काम करने का इच्छुक है और काम काम कर रहा है। तो इसके सामने दोस्तों तीनों चीज़ें पॉज़िटिव में है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ भी पॉज़िटिव है, यहाँ भी पॉज़िटिव, यहाँ भी पॉज़िटिव, मतलब उसके हिसाब से तीनों चीज़ें चल रही हैं। तो वह व्यक्ति कहीं न कहीं प्रकार से रोज़गार में है। इसके बाद दोस्तों एक तीसरी कैटेगरी होती है, वो होती है दोस्तों स्वतः बेरोज़गार की। यह दोस्तों आपके आस-पास और आप जहाँ भी रहते होंगे, वहाँ भी आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएँगे। इनको बोलते हैं दोस्तों स्वतः बेरोज़गार। अब ये क्या होती हैं? तो अगर हम दोस्तों इस सवाल को ढूँढें कि आखिर कौन होते हैं स्वतः बेरोज़गार, तो ये दोस्तों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कार्य करने के योग्य तो हैं, है ना? काम को ढूँढ नहीं रहे हैं और ना ही काम करने के इच्छुक हैं। तो ये अपने में से दोस्तों बेरोज़गार हैं, ये काम को कर सकते हैं, इनमें योग्यता भी है, लेकिन ये काम को ढूँढ नहीं रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि स्वतः बेरोज़गार। ऐसे व्यक्ति को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है कि यह व्यक्ति स्वतः बेरोज़गार है। मतलब कि इसके पास काम करने का गुण भी है, ये काम करने का इच्छुक नहीं है, ना काम को ढूँढ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि यह व्यक्ति क्या स्वतः बेरोज़गार है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं भारत में बेरोज़गारी की। अगर हम बात करें कि भारत में बेरोज़गारी के आंकड़े जो जारी करता है, वो करता है कौन? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस। तो ये एनएसएसओ जो है, ये भारत में बेरोज़गारी के आंकड़ों को एकत्रित करता है।
तो यह दोस्तों सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो एनएसएसओ है वो भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को और दोस्तों एकत्रित करता है। तो आखिर एनएसएसओ करता क्या है? तो आखिर दोस्तों एनएसएसओ के हिसाब से कौन व्यक्ति बेरोजगार है, कौन व्यक्ति रोजगार में है, कौन व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो यह सब बताता है एनएसएसओ। तो एनएसएसओ आखिर कैसे डिफाइन करता है कि कौन व्यक्ति रोजगार में होगा, कौन बेरोजगार होगा, कौन कौन काम करने के योग्य होगा? तो इसको एनएसएसओ ने डिफाइन किया है। उसने माना है कि मान लो 15 वर्ष के ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको दोस्तों माना है कार्यशील। कार्यशील का मतलब है कि यह व्यक्ति काम कर सकता है। दोस्तों अब हम कोई भी 14 साल के बच्चे को थोड़ी मानेंगे कि ये काम कर सकता है। वैसे भी 14 साल से जो 15 साल से कम हैं तो उनको दोस्तों भारतीय संविधान के हिसाब से बच्चे माना गया है और उसको किसी भी प्रकार के काम में नहीं नहीं लगाया जाता है। तो अगर हम इसमें दोस्तों माने कि एनएसएसओ आखिर किसको मानता है, तो एनएसएसओ के हिसाब से जो व्यक्ति 15 साल का के ऊपर है उसको मानता है कि कार्यशील है। कार्यशील मतलब कि काम करने के योग्य है। क्या है कार्यशील मतलब कि काम कर सकता है। और जो भी 60 वर्ष से कम है तो इसको मानता है कि यह जो पब्लिक है 15 वर्ष के ऊपर और 60 वर्ष से कम, तो ऐसे व्यक्ति को एनएसएसओ ने दोस्तों रोजगार में माना है। तो अगर हम दोस्तों बात करें एनएसएसओ की तो इसने इसने 15 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम जो भी व्यक्ति हैं तो उनको कार्यशील जनसंख्या के रूप में माना है कि यह जो पब्लिक है यह पब्लिक एक प्रकार से रोजगार प्राप्त कर सकती है, यह काम कर सकती है। तो आप अगर दोस्तों कल को मानें कि 12 साल का बच्चा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको कार्यशील नहीं मानते हैं। वो बच्चा है अभी, उसको कार्यशील पब्लिक की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो काम करने के योग्य नहीं है। उसको भारतीय संविधान में एक बच्चा ही मानता है। तो जो व्यक्ति दोस्तों मतलब 15 वर्ष से ऊपर है और 60 वर्ष से कम है, तो उसको मानेंगे कि कार्यशील जनता है, ये काम करने के योग्य है और इन्हीं लोगों को दोस्तों रोजगार की श्रेणी में गिना जाता है। इसके बाद हम दोस्तों इसके आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं भारत में बेरोजगारी के प्रकारों की। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी के क्या प्रकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दोस्तों काम का चैप्टर है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी के प्रकार। आखिर बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है इसके विषय में देखते हैं। तो दोस्तों एक होती शहरी बेरोजगारी और एक होती ग्रामीण बेरोजगारी। मतलब शहरों में जो बेरोजगारी होती है उसको बोलते हैं शहरी बेरोजगारी, जो गाँवों में होती है उसको बोलते हैं ग्रामीण बेरोजगारी। अगर हम शहरी बेरोजगारी की बात करें तो इसके अंडर में दोस्तों आती है औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। शहर में दोस्तों 2 टाइप के बेरोजगार आपको मिल जाएँगे। एक मिल जाएँगे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो कि बेरोजगार हैं और दूसरे मिल जाएँगे दोस्तों शिक्षित बेरोजगार। इसके बाद जो ग्रामीण बेरोजगारी होती है तो वह भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों आदर्श बेरोजगारी और दूसरी होती है क्या मौसमी बेरोजगारी। तो शहरों में दोस्तों 2 टाइप्स की बेरोजगारी होती है और ग्रामीण में भी 2 टाइप्स की बेरोजगारी होती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं औद्योगिक बेरोजगारी की। हम दोस्तों यहाँ पर क्रम से सभी बेरोजगारियों को पढ़ते हैं। जो भी यहाँ हमने बात किया है, अब हम क्रम से सभी बेरोजगारी के विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं औद्योगिक बेरोजगारी की। आखिर औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है? इसके विषय में दोस्तों हम बात करते हैं। तो औद्योगिक बेरोजगारी में से वे लोग शामिल हैं जो तकनीकी और गैर तकनीकी रूप से शामिल हैं। और अगर हम इसके दोस्तों कारणों की बात करें कि आखिर औद्योगिक बेरोजगारी के कारण क्या हैं, तो दोस्तों औद्योगिक बेरोजगारी आखिर कहते किसे हैं? तो इसमें ऐसे लोग आते हैं जो उद्योगों में तकनीकी और गैर तकनीकी रूप से काम कर रहे हैं। दोस्तों वे लोग आते हैं जो या तो कोई दोस्तों तकनीकी वाला काम कर रही हैं और या तो वे लोग आते हैं जो कोई गैर तकनीकी वाला काम कर रहे हैं। तो आखिर दोस्तों क्यों देश में औद्योगिक बेरोजगारी हो रही है, इसके विषय में हमको बात करना कि आखिर उद्योगों में लोग कैसे बेरोजगार हो रहे हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे दोस्तों, उद्योगों में तो लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, है ना? कहीं न कहीं देखा जाए तो जो भी उद्योग होते हैं उनमें लोग लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। इसमें ऐसा क्या कारण है कि दोस्तों उद्योगों में लोग बेरोजगार हो रहे हैं? इसके विषय में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण होता है बढ़ती जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों क्या है कि लोग कम हैं, है ना? लोग ज़्यादा हैं, उद्योग कम हैं। इसी कारण जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा में वृद्धि हो जाती है और उसकी मात्रा में उद्योग कम होती हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर औद्योगिक बेरोजगारी देखने को मिलती है।
इसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है गाँवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन। दोस्तों जो गाँव के लोग हैं वो गाँव में काम नहीं कर रहे हैं, वह गाँव से धीरे-धीरे शहरों की ओर पलायन में हो जाती हैं। जब वे लोग गाँवों से धीरे-धीरे शहरों की ओर पलायन हो जाती हैं, तो जो भी लोग शहरों में रह रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से उद्योगों में काम करने वाली कार्यशील लेबर की जो दोस्तों डिमांड है बढ़ जाती है। और जब कार्यशील लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक उद्योगों में बेरोज़गारी उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद इसका तीसरा कारण होता है औद्योगीकरण की धीमी प्रक्रिया। ये दोस्तों सबसे बड़ा कारण है। ना हम दोस्तों जनता को देते हैं, ना भारत की जनसंख्या को देखते हैं। दोस्तों भारत में जनसंख्या बहुत है, ये तो दोस्तों मानना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से उद्योग कम है। दोस्तों अगर सरकार चाहे तो इस जो दोस्तों पब्लिक भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और अगर सरकार चाहे तो इस पब्लिक का सही यूज़ कर सकती है, जैसे चाइना ने किया है। चाइना के पास भी बहुत सारी पब्लिक है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्रीकरण ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रीकरण अधिक होने से जो लेबर है, वो दोस्तों काम में लग गई है। और अपने यहाँ दोस्तों और जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा इंडस्ट्रीकरण कम है। इसी कारण लोगों को किसी न किसी प्रकार से उद्योगों में दोस्तों बेरोज़गार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जितनी पब्लिक है, उतने अधिक दोस्तों उद्योग नहीं हैं। अगर पब्लिक के हिसाब से उद्योग हो जाएँ, तो वहाँ पर एक बैलेंसिंग स्थिति बन जाएगी और एक प्रकार से सबको उद्योगों में काम मिल जाएगा, और हमारे सामने किसी भी प्रकार की औद्योगिक बेरोज़गारी नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं दोस्तों शिक्षित बेरोज़गारी की। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं शिक्षित बेरोज़गारी की। यह दोस्तों भारत में बहुत ही गंभीर समस्या है। एक प्रकार से दोस्तों औद्योगिक बेरोज़गारी को तो हम झेल लेंगे, लेकिन जो शिक्षित बेरोज़गारी भारत में बनी हुई है, इसका दोस्तों बहुत ही भयंकर परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जो भी शिक्षित बेरोज़गारी है, भारत की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसका दोस्तों क्या कारण है कि लोग शिक्षित होकर भी बेरोज़गार हो जाते हैं? दोस्तों इसमें लोगों की गलती नहीं है। दोस्तों भारत में जो हाँ, दोस्तों भारत में जो भी शिक्षित बेरोज़गारी है, वो एक प्रकार से समस्या बनती जा रही है। इसका दोस्तों पहला जो मुख्य कारण ये है कि ये आधुनिक भारत की गंभीर समस्या है, एक शिक्षित व्यक्ति बेरोज़गार है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ, एक शिक्षित व्यक्ति का बेरोज़गार होना उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। दोस्तों आप भी ये जानते हो कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति समाज के अंदर बेरोज़गार घूम रहा है, तो उस शिक्षित व्यक्ति के लिए जो उसके दोस्तों सीने पर धब्बा लगा हुआ है बेरोज़गारी का, उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। दोस्तों जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो हालाँकि कोई भी काम कर सकते हैं। वो एक प्रकार से कोई भी काम अगर उनको दे दिया जाए तो कर लेंगे। लेकिन एक अगर शिक्षित व्यक्ति है, तो कोई भी काम अगर दोस्तों उसके स्टैंडर्ड लेवल से मान लो नीचे है, तो वह व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाएगा। वो काम तो करेगा, लेकिन उसको अंदर से बहुत ही दोस्तों असहज महसूस होगी, मैं पढ़ लिख कर भी कौन-सा काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों जो ये शिक्षित बेरोज़गारी है, इसकी समस्या भारत में दोस्तों बात करें कि जो शिक्षित बेरोज़गारी है, तो अगर शिक्षित बेरोज़गारी में कौन लोग शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसमें शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वे रोज़गार के इच्छुक भी होते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को बोलेंगे कि शिक्षित बेरोज़गार है, वो शिक्षित भी है, काम करने के योग्य भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि दोस्तों ये शिक्षित बेरोज़गार है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो शिक्षित बेरोज़गारी है, उसका कारण क्या है? अगर हम कारण को जानने की दोस्तों बात करें कि जो भी शिक्षित बेरोज़गारी है, उसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसके अनेक कारण हैं। अगर हम किसी भी कारण की तह तक पहुँचे तो वो सही नहीं होगा। इसके बहुत सारे कारण हैं कि एक प्रकार से शिक्षित बेरोज़गारी है, और अगर हम दोस्तों कारणों को जानने की कोशिश करें, तो इसमें देश में क्या है दोस्तों, देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से पॉज़िटिव थिंकिंग है कि अगर देश में हमारे स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, विश्वविद्यालय खुले हैं, तो इससे कहीं न कहीं दोस्तों लोग शिक्षित भी हुए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दोस्तों नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, एक प्रकार से पॉज़िटिव है कि दोस्तों भाई ठीक है, हमारे देश में स्कूल खुले हैं, कॉलेज बने हैं, विश्वविद्यालय हैं, तो लोग इससे तो कहीं न दोस्तों कहीं प्रकार से लोग शिक्षित भी तो हुए हैं। अगर हमने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की संख्या को दोस्तों बढ़ाया है, तो वहाँ पर दोस्तों शिक्षित लोगों की संख्या भी तो बढ़ी है। तो ये एक प्रकार से पॉज़िटिव थिंकिंग है। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं
कि क्या है दोस्तों, भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रेरक नहीं बल्कि उपाधि प्रेरक है। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है। और मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जो भी अपने यहाँ की शिक्षा प्रणाली है वो रोजगार प्रेरक नहीं है। मतलब एक प्रकार से जो दोस्तों लोगों को रोजगार के लिए सिखाना चाहिए, तो वो कहीं न कहीं प्रकार से रोज़गार प्रेरक ना होकर के मात्र उपाधि प्रेरक है ना? आपके लिए केवल वो एक कागज़ का टुकड़ा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि भारत में रोज़गार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, जितनी देशों में शिक्षित लोगों की वृद्धि हुई है। तो यह भी बात दोस्तों सही है कि हमारे देश में दोस्तों हमारे देश में क्या हुआ है कि रोज़गार के अवसरों में जितनी अधिक वृद्धि होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई। लेकिन जो शिक्षित लोगों की संख्या है, वो बढ़ गई है। मतलब कि रोज़गार के अवसर में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, वृद्धि हुई है। तो कहीं न कहीं से दोस्तों ये अनबैलेंसिंग वाली चीज़ हो गई है कि अगर हम इस बात को समझें तो दोस्तों बेसिक ही समझ है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। आप इसको केवल बेसिक समझ से ही दोस्तों सीख सकते हैं कि जो जितने प्रकार से भारत में रोज़गार के अवसर बढ़ने चाहिए थे, उतने प्रकार से हमारे देश में रोज़गार के अवसर नहीं बढ़े हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों शिक्षित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण बेरोज़गारी की। हमने यहाँ पर दोस्तों शहरी बेरोज़गारी को सीख लिया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, ग्रामीण बेरोज़गारी की। आखिर ग्रामीण बेरोज़गारी क्या होती है, इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण बेरोज़गारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आदर्श बेरोज़गारी और दूसरी होती है मौसमी बेरोज़गारी। अगर हम दोस्तों आदर्श बेरोज़गारी की बात करें, तो यह सबसे अधिक और कृषि क्षेत्र में देखी जाने वाली बेरोज़गारी है। इसमें व्यक्ति काम में लगा होता है, लेकिन उसे पैसा नहीं मिलता है और यह बेरोज़गारी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों हमारे देश में जो भी कृषि के सेक्टर में आदर्श बेरोज़गारी है, वह एक प्रकार से दोस्तों कृषि के लिए समस्या बनती जा रही है। इसमें यह होता है कि वह व्यक्ति काम में तो लगा होता है, लेकिन उसको अपने दोस्तों काम करने का कोई मतलब नहीं निकलता। वह केवल 4-5 लोगों के बीच में काम में चिपका रहेगा, लेकिन उसे काम करने का कोई भी मतलब नहीं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मौसमी बेरोज़गारी की। दोस्तों मौसमी बेरोज़गारी क्या होती है? तो इसमें व्यक्ति को मौसम के हिसाब से कार्य मिलता है। तो दोस्तों जो भी ग्रामीण बेरोज़गारी होती है और ग्रामीण बेरोज़गारी में जो मौसमी बेरोज़गारी होती है और जो आदर्श बेरोज़गारी होती है, तो यह दोनों प्रकार की बेरोज़गारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। चाहे वह मौसमी बेरोज़गारी हो और चाहे वह आदर्श बेरोज़गारी हो, यह दोनों प्रकार की बेरोज़गारी कृषि के सेक्टर में पाई जाती है। अगर हम दोस्तों बात करें मौसमी बेरोज़गारी की, तो मौसमी बेरोज़गारी कृषि के साथ-साथ ईंट-भट्टे में जो काम करते हैं, उसमें भी होती है मौसमी बेरोज़गारी और गन्ना पेराई और गन्ना जो किसान होते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं प्रकार से मौसमी बेरोज़गारी पाई जाती है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं, तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं आदर्श बेरोज़गारी की। दोस्तों आदर्श बेरोज़गारी क्या होती है? अभी हमने यहाँ पर बात किया था कि जो यह बेरोज़गारी होती है दोस्तों ये कृषि में देखी जाती है। किसमें? तो यह बेरोज़गारी कहीं न कहीं प्रकार से कृषि में देखी जाती है। और क्या होता है दोस्तों कृषि में? तो कृषि दोस्तों गाँवों में होती है ना? कहाँ होती? गाँव में होती है। और इसमें दोस्तों कृषि में क्या होता है कि मान लो खेत है कोई, ठीक है? खेत है। यहाँ पर हमने खेत बना दिया है। आपको इसको हम एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लो ये खेत है ना, खेत है और ये दोस्तों खेत है ना, ये खेत किसी परिवार का खेत है। तो मान लो यहाँ पर किसी परिवार ने इस खेत पर गेहूँ बो दिए। अब अगर दोस्तों इस खेत में मान लो 2 लोगों की ज़रूरत थी, कितने? यहाँ पर मान लो दोस्तों पहले 2 लोगों की ज़रूरत थी और इसी खेत में मान लो परिवार के 2 लोग काम कर रहे थे। और अगर हम देखें तो इस खेत से टोटल इनकम ₹100 होनी है। कितने रुपए होनी? ₹100 होनी है। इस खेत से पूरे साल में मात्र ₹100 इनकम होनी है और पहले एक परिवार के 2 लोग इसमें काम कर रही थी और खेत का काम हो भी जा रहा था। लेकिन क्या होता है दोस्तों बाद में क्या होता है कि बाद में इस खेत में 2 लोग और काम करने लगते हैं। मतलब कि 2 लोग पहले से काम कर रही थी और यहाँ पर दोस्तों आश्चर्यजनक बस यहाँ पर 2 लोग और काम करने लगते हैं। जब यहाँ पर 2 लोग और काम करते हैं तो आप हमको दोस्तों ये बताइए कि इस खेत से इनकम तो ₹100 ही होगी। चाहे आप यहाँ पर 2 को काम करवाओ, चाहे 4 को, चाहे 6 को, चाहे 8 को।
एरिया वाइज़ अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो इस खेत से ₹100 ही इनको कमाना है साल भर में। तो चाहे आप यहाँ 2 को काम करें, चाहे यहाँ पर 4 को काम लगाएँ, यहीं पर आपको दोस्तों दिखती है आदर्श बेरोज़गारी, मतलब छिपी हुई बेरोज़गारी। मतलब कि 2 लोग तो काम कर रहे थे और काम हो भी जा रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों 2 लोग और आ गए हैं। तो जो 2 लोग जो ये बाद में आए हैं, इनका इस खेत में किसी प्रकार से कोई काम नहीं था। ये 2 व्यक्ति ही काम करते और ये पैसे को कमा लेते। जो ये 2 व्यक्ति बाद में आए हैं, यह केवल छिपी हुई बेरोज़गारी के रूप में आए हैं। इन दोनों महाशय को लग रहा है कि हम दोनों तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनके काम करने का इस खेत में कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि अगर ये 2 भी काम कर ले तो भी ₹100 कमाते, 4 काम करेंगे तो ₹100 ही कमाएँगे, 6 काम करेंगे तो ₹100 ही कमाएँगे। इसी को दोस्तों बोलते हैं छिपी हुई बेरोज़गारी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी के विषय में पढ़ा है। दोस्तों हम इसका अगला वीडियो पार्ट 2 के रूप में अपलोड करेंगे। उसमें हम जो भी बेरोज़गारी के अन्य प्रकार हैं उनके विषय में देखेंगे और उस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि आखिर बेरोज़गारी को भारत में किस प्रकार से मापा जाता है। आप हमारा पार्ट 2 वीडियो अवश्य देखिएगा। है ना? तो दोस्तों आप हमारा पार्ट 2 वीडियो अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।